नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। आज हम द्वितीय वर्ष की छात्राओं से चर्चा करेंगे और जो हमारा पिछला टॉपिक जो चल रहा था निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं पर आज भी हम बात करेंगे और कुछ छोटे प्रश्न उन पर बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो उनको किस निबंध संग्रह पर मिला था, तो आलोक पर्व उस निबंध संग्रह का नाम है। 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पुस्तक पर दिया गया था। इसके अलावा वैसे तो नहीं पूछा जाना चाहिए, पर फिर भी अगर मान लीजिए अपन 1% भी संभावना रखें कि भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कोई 2 निबंध उपन्यासों के नाम बताओ। हालांकि यह उपन्यास चिंतन जो है हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक जागरूक पाठक के नाते और एक विद्यार्थी के नाते पता रखना चाहिए, क्योंकि वो उपन्यासकार भी बहुत बड़े थे। तो उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तो बाणभट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा है, चारुचंद्र लेख है। तो कोई भी 2 नाम आप जो है वो याद रख सकते हैं। अनामदास का पोथा है। और अगर आलोचना के क्षेत्र में हम उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, सूर साहित्य है, नाथ संप्रदाय है। ये उनकी बेहद चर्चित और बड़ी जो है अपनी तरीके अनूठी पुस्तकें थी। जैसे कि नाथ संप्रदाय पर भी हिंदी में उस समय इतना लेखन नहीं हुआ था जितना द्विवेदी जी ने उस समय नाथ और इन सिद्धों को आधार बना के लिखा है। जैसे कबीर पे तो उनका है ही है। कबीर शीर्षक जो उनकी पुस्तक है वो तो माइलस्टोन है साहित्य के में। अपने कबीर के महत्व को पहली बार सामने लाती है वो। और उसी तरह से सूर साहित्य पर भी वो एकदम अलग दृष्टि से विचार करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ जो है मुझे लगा कि इन पर भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। परीक्षा में तो निबंध और निबंधों से जुड़ी हुई ही चीज़ें पूछी जाती है, फिर भी हमें जो है एक विद्यार्थी के नाते थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ों पर भी पता होना चाहिए। तो पिछली बार हमने जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में कैसे हैं, क्या विशेषताएं हैं, उन पर हमने बात की थी। और उनकी जो निबंध कला की विशेषताएं हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर 2-3 साल परीक्षा में पूछ लिया जाता है बार बार कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध की विशेषताएं बताइए, या निबंध कला की विशेषताएं बताइए, या वो निबंधकार के रूप में किस तरह के निबंधकार हैं, या पठित निबंध के आधार पर उनकी विशेषताएं बताइए। चाहे प्रश्न जैसे भी पूछा जाए, मूल बात यह है कि जो है हमें उसका तैयारी उसकी हो तो हम प्रश्न कैसे भी पूछे हम कर सकते हैं। तो पिछली विशेषताओं से आगे बढ़ते हुए आज हम और उनकी कुछ निबंध कला की विशेषताओं पर बात करते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों की एक और बहुत बड़ी विशेषता उसकी आत्मपरकता है। आत्मपरकता मतलब होता है स्वयं के व्यक्तित्व पर केंद्रित होना, या अपने व्यक्तित्व की जो है वो जो है चर्चा साहित्य रचना में कर लेना, उसको हम आत्मपरकता कहते हैं। खुद के बारे में थोड़ा बहुत जो है बात आ जाना, खुद का व्यक्तित्व उस रचना में आ जाना, ये आत्मपरकता कहलाती है। और ये द्विवेदी जी के निबंधों में बहुत जो है एक गुण की तरह आई है, बहुत कुछ। और आपका तो जो पाठ्यक्रम में जो पाठ है वो तो पूरा ही आत्मपरकता का ही उदाहरण है। चूँकि वो मेरी जन्मभूमि मतलब अपनी जन्मभूमि के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है बात वो आत्मपरकता कहलाती है। अपने बारे में बात करना, या रचना जो है वो किसी और विषय पर होती है और उसमें व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व आ जाता है, उस सब को आत्मपरकता कहते हैं। आत्मपरक निबंध के सभी तरह के गुण जो हैं वो द्विवेदी जी में मिलते हैं। इसमें व्यक्तित्व का जो है वह अभिव्यक्ति, उसका चित्रण होता है। और अपन द्विवेदी जी के काफ़ी निबंधों को देखें तो लगता है कि हाँ, द्विवेदी जी का जो बहुआयामी और सृजनात्मक व्यक्तित्व है वह उभर कर बार बार उनके निबंधों में आता है। और आप देखिए कि द्विवेदी जी उस तरह से अनूठे साहित्यकार हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर की संगति में रहते हैं और वहाँ से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में आपने वर्षों पढ़ाया,
बनारस रहे, और फिर बनारस से जब उनको निकाला गया एक तरह से, तो वो चंडीगढ़ भी रहे। तो इस तरह से जो है एक ऋषि वाला जो है उनकी यात्रा, जैसे साधु सन्यासी इधर से उधर उनका आवागमन होता है, वैसे द्विवेदी जी का एक वो जीवन रहा। और इसीलिए उनके व्यक्तित्व में वो जड़ता और वो संकुचन नहीं आ पाया, क्योंकि वो स्वयं जो व्यक्ति अपने क्षेत्र अपने स्थान से बाहर निकलता है उसमें जड़ता रह ही नहीं सकती। अगर हम उदयपुर के ही हैं रहने वाले और उदयपुर ही सारी जीवन रहेंगे तो हो सकता है हमारे अंदर थोड़ी जड़ता, थोड़ा वो आएगा। लेकिन आप कहीं के भी रहने, अगर आप बाहर एक बार निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, कहीं रहकर आते हैं 5-10 साल, तो आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। आप दूसरी दुनिया देखते हैं तब पता चलता है कि मैं तो क्या अपने आप को समझ रहा था और बाहर तो बहुत जो है लोग उस तरह से हैं। तो इस तरह से जो है द्विवेदी जी के जो है निबंधों में आत्मपरकता जो है एक बड़ी विशिष्टता और गुण की तरह आई है। इसी प्रकार द्विवेदी जी के जो ये निबंध हैं ये ललित निबंध कहलाते हैं, और इनको जो है ललित निबंधों की श्रेणी में माना जाता है। एक नए तरह के निबंध जो है उनको नाम दिया गया ललित निबंध। और ये वो ऐसे निबंध थे जिनमें बहुत गंभीर विवेचन, या जिसको कह लीजिए बहुत गूढ़ अर्थ, या एक तरह की बहुत गंभीरता नहीं थी, इस तरह के नहीं थे। जैसे कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या पढ़ेंगे तो बड़ा गूढ़ गंभीर निबंध है, तो द्विवेदी जी के निबंध उतने गूढ़ गंभीर उस तरह से नहीं होते हैं, इसीलिए इनको ललित निबंध कहा गया। एक तरह का जिनमें सरसता, जिनमें हल्कापन, जिनमें जो है एक मनमौजी वाला जो है वो रूप होता है, वो सरस होते हैं, अनुभूति वाले, उसमें भावुकता होती है अंदर से, उसमें इमोशंस जो है वो ज़्यादा होता है विचार के स्थान पर, वो ललित निबंध कहलाते हैं। तो द्विवेदी जी के ये जितने निबंध हैं वो ललित निबंध की श्रेणी में है। ये भी एक 2 नंबर का प्रश्न आपके बन सकता है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी किस प्रकार के निबंधकार हैं, ललित निबंधकार हैं, या उनके निबंध क्या, कौन से निबंध कहलाते हैं, तो आप उसमें ललित निबंध लिख सकते हैं। इन निबंधों में जटिल वाक्य संरचना नहीं होती, इस तरह के जो है गूढ़ गंभीर विषय शैली नहीं होती है, तो ऐसे निबंध फिर जो है वो ललित निबंध कहलाते हैं। और द्विवेदी जी हिंदी में ललित निबंधों के बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े जो है वह रचनाकार है। एक और द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता हम देखें कि बड़ी छोटी छोटी उक्तियाँ वो लिखते हैं, और वो बड़ी मतलब जो है जिनमें फिलोसॉफी जीवन की छुपी हुई होती है। उनमें आप देखेंगे कि लाइफ के कई जो है गूढ़ अर्थ जो है वो शामिल होते हैं। जैसे कि उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, बसंत आता नहीं लाया जाता है। अब आप देखिए कुल जमा 6 शब्द हैं, बसंत आता नहीं लाया जाता है। अब इसको आप जो है समझेंगे तो पूरे जीवन की जो है दर्शन इसमें शामिल हो गया। यानी अगर हम घर पर हाथ धर के बैठे हैं अपने जीवन में कि जो है बदलाव आएगा या हमारा जीवन जो है वो अच्छा और जो बेहतर होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको लाना पड़ता है, परिश्रम द्वारा आपको अपने जीवन को बदलना पड़ता है। और विद्यार्थियों के लिए तो ये लाइन मुझे लगता है दीवार पर लिख कर रखनी चाहिए कि बसंत आता नहीं लाया जाता है। आप ये सोचें कि जो है आपको जीवन में जो है बेहतर वस्तुएं, चीज़ें या वो जो है ऐसे ही मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलती है। जीवन में किसी को भी ऐसे ही कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि आप अगर जो है दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी देखें, वो सभी लोग बेहद परिश्रमी होते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हो जो ऊंचाइयों पर जाते हैं, या जो जिनको आज आप देख रहे हो कि भाई ये इतने बड़े पद पर हैं, या इतना बड़ा वो है, या इतने बड़े साहित्यकार हैं, या जो है इतने बड़े किसान हैं, तो वो सभी लोग जो है वह उसी तरह के होते हैं। तो ऐसी उक्तियाँ जो है द्विवेदी जी के निबंधों में आती है, और ये भी इनकी एक निबंध शैली की विशेषता है। जैसे एक और पंक्ति है, अंधकार से जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। हम जनरली अंधकार से जूझते नहीं है, हथियार डाल देते हैं, लेकिन द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि उसी से जूझना मनुष्य का मानव होना है। यानी जब अंधकार से वो जूझेगा, क्योंकि जीवन में स्वयं उन्होंने इसको झेला था। जब बनारस से उनको लगभग बाहर किया गया था और उनको जाना पड़ा था बनारस से, तो वो भी तो उनके जीवन का अंधकार था।
लेकिन उन्होंने उससे जो है दो दो हाथ किए है नहीं। इसी प्रकार एक पंक्ति है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। यानी जितना संसार हमारा है स्वार्थ का अखाड़ा ही है। आप भी स्वयं जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो है जितने माता पिता और हमारे बिल्कुल जो वो संबंध होते हैं उनको छोड़कर पूरा संसार जो है वह स्वार्थ का ही तो अखाड़ा होता है। और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि नहीं, हमारे माता पिता जो है उनका त्याग और उनका जो हमारे प्रति स्नेह था वही एक बिना स्वार्थ का था। दूसरा जो है वो कुछ भी नहीं था। बाकी तमाम जो संबंध है हमें भी पता है वो कितने क्या उनमें होता है। तो इस तरह से जो है द्विवेदी जी जो अपने निबंधों में अपने निबंधकार स्वरूप को ललित निबंधों के द्वारा व्यक्त करते हैं। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो द्विवेदी जी चूँकि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत साहित्य उन्होंने पाली प्राकृत अपभ्रंश का पढ़ा था, तो उनकी भाषा मूलतः तत्सम प्रधान है, तत्समता लिए हुए है। लेकिन वो ऐसी भाषा नहीं है कि जो आपको दुरूह लगे या जो आपको समझने में जिसमें आपको दिक्कत आए। वह सरलता की ओर जाती हुई तत्सम शब्द प्रधान भाषा है। प्राय होता ही है कि जब हम संस्कृत निष्ठ भाषा शैली को अपनाते हैं तो थोड़ा कठिन जो है लेखन हो जाता है। लेकिन द्विवेदी जी ये बड़ी दो विरोधी चीज़ों को एक करते हैं कि वो तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली लेते हुए भी बहुत सरल शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में कर डालते हैं और उसमें सभी तरह के शब्द शामिल है। वो बिल्कुल देश शब्द बीच में अचानक उठा के ले आएंगे, अवधि जो राजस्थानी ब्रज का कोई शब्द बीच में डाल देंगे। एक लय है उनके निबंधों में, एक तरह की रवानगी है जो आपको कहीं जो रोकती नहीं है, बिल्कुल सरल तरीके से चलते हुए विषय से जोड़ती है। तो ये कुछ जो है द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषताओं पे निबंधकार के रूप में उनके निबंध की शैली पर हमने चर्चा की। और अगली कक्षा में जब हम बात करेंगे तो हम निबंध का जो है वाचन जो है करेंगे आपके साथ। और अभी तक आपने पुस्तक ले ली होगी, तो जब आप वो वीडियो देखें हमारा अगला निबंध वाला, तो पुस्तक आप जो है अपने पास रखेंगे तो उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस प्रकार से ये द्विवेदी जी के निबंधकार के रूप में जो हमें बात करनी थी, मुझे लगता है ये दो वीडियो पहला पिछले एक सप्ताह पहले आया था और एक आज, इन दोनों से आपको काफ़ी कुछ जो है मदद मिलेगी। और द्विवेदी जी चूँकि बहुत बड़े निबंधकार है इसलिए हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इनके दूसरे निबंध भी आप, जैसे अशोक का फूल, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसको पढ़ेंगे तो वो भी एक बहुत अनूठा तरह का निबंध है। सोचिए कि एक छोटा सा अशोक के फूल को लेकर उन्होंने 7-8 पंक्तियों में जो है निबंध लिख दिया है। और उसमें जब हम पढ़ते हैं तो जो है कई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जो लगता है कि एक फूल पर लिखते लिखते मनुष्य कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।